महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। विषय हिंदी, कक्षा में चतुर्थ सेमेस्टर। पत्र का शीर्षक हिंदी साहित्य का इतिहास और निबंध। विचार बिंदु आचार्य शुक्ल की नवीनता के मानक, शुक्ल जी की आलोचना के 20 शब्द, लोक मंगल की अवधारणा, आनंद की साधनावस्था और सिद्धावस्था, रीति काव्य, रहस्यवाद, छायावाद आदि से सहमति असहमति के कारकों की छानबीन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि के बारे में अपनी समझ साफ कर पाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक के रूप में याद किए जाते हैं। उन्होंने अपनी आलोचना में जागरूकता पूर्वक कुछ प्रस्थान बिंदुओं का निर्धारण किया। वे भारत की पुरानी परंपरा और पश्चिम की नई परंपरा दोनों के बीच संतुलन बनाने की कला में माहिर थे, लेकिन वे प्राचीन और अर्वाचीन से ज़्यादा महत्वपूर्ण भारतीयता के तत्व के उद्घोष में अपनी आलोचना दृष्टि का विस्तार करते हैं। उनकी आलोचना दृष्टि में पहली मर्तबा बहुत सारे ऐसे बिंदु दिखाई पड़े जिनके कारण हिंदी आलोचना की समृद्ध परंपरा की शुरुआत हो पाई। आज की बातचीत में उन सभी बिंदुओं को समझने, परखने और विश्लेषित करने का प्रयास किया जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक विश्वसनीय आलोचक के रूप में याद किए जाते हैं। उन्होंने हिंदी आलोचना को गुणदोष कथन की रूढ़ियों से बाहर कर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। यही कारण है कि उन्होंने इस दुनिया में आने के पहले भारी तैयारी की, जिसमें शब्दकोश हिंदी शब्द सागर का निर्माण करने की प्रक्रिया में उनके द्वारा की गई अध्ययन दृष्टि को याद कर सकते हैं। हिंदी भाषा और स्वरूप के मर्मज्ञ बनने में इस प्रक्रिया का बहुत बड़ा योगदान था। उसकी भूमिका लिखने की प्रक्रिया में उन्होंने हिंदी साहित्य का पहला वैज्ञानिक इतिहास 1929 में लिखा। हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में ही लिखा गया था। मनोविकार संबंधी निबंध लेखन मानव मन के जानने की प्रक्रिया है, जिससे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि की मानसिक प्रवृत्ति के विश्लेषण की प्रक्रिया को बखूबी समझा और उसे विश्लेषित किया। मनोविकारों के अध्ययन के आधार पर ही उन्होंने भारतीय और पश्चिमी काव्यशास्त्र पर विचार किया। उन्होंने इस सिलसिले में पर्यवेक्षण और अध्ययन के निष्कर्षों पर बहुत भरोसा करने की तरकीबें ढूंढ निकाली। पुरानी या नई, यानी प्राचीन या नवीन, किसी से भी अभिभूत होना उनके स्वभाव में नहीं था। हम याद कर सकते हैं कि उनके चिंतन को प्रभावित करने में जर्मनी के प्राणीशास्त्री हेकल की एक पुस्तक का बहुत बड़ा योगदान था। शुक्ल जी ने इसका अनुवाद किया था विश्व प्रपंच नाम से। यह अधिभौतिक विचारों का प्रतिपादक ग्रंथ है। शुक्ल जी के मुताबिक इस अनुवाद के लिए लगभग 150 पृष्ठों की लंबी भूमिका भी उन्होंने लिखी। इन तमाम बातों के जिक्र का मतलब यह है कि शुक्ल जी ने विज्ञान की पर्याप्त जानकारी प्राप्त करके वैज्ञानिकता अर्जित की थी, और इस वैज्ञानिक दृष्टि का परिणाम यह हुआ कि वे युगबोध का उपयोग अपनी समालोचना में करने में सफल हुए। आधुनिक नज़रिया, हिंदी भाषा, साहित्य का इतिहास, मनोविकारों का विश्लेषण और देश प्रेम सब उनकी युगांतकारी समालोचन क्षमता में इस तरह रचे बसे या घुले मिले हैं, जिन्हें संश्लिष्ट रूप में उनकी आलोचना में देखकर हम हिंदी आलोचना के इस शलाका पुरुष की विश्वसनीयता का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। उनकी आलोचना की दुनिया में दो तरह के काम दिखाई पड़ते हैं। एक, प्राचीन काव्यशास्त्र की पुनर्व्याख्या और उसे फिर से रचनात्मकता के लिए संदर्भवान बनाना। दूसरी यह बात कि जिस तरह उन्होंने
काव्यशास्त्र को मौजूदा दौर से और सहृदयता के लिए संदर्भवान बनाया, उसी तरह प्राचीन साहित्य को वर्तमान बोध या मौजूदा दौर एवं सहृदयता के लिए उपयुक्त बनाने में अपनी दृष्टि का परिचय दिया। जिस अर्थ विस्तार को आलोचना का वास्तविक कार्य कहा जाता है, वह शुक्ल जी ने अनेक कवियों, खासकर मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास की समीक्षा के माध्यम से किया। वे विश्लेषण विवेचन के बाद विवेच्य रचनाकार की विशेषता ढूंढ निकालते थे। उन्होंने तुलसी को लोकमंगल को, सूरदास को जीवनोत्सव का और जायसी को प्रेम की पीर का कवि इसलिए कहा। आइए यह समझने का प्रयास करते हैं कि उनकी आलोचना दृष्टि में कौन से ऐसे युगांतकारी बदलाव थे जो पहली मर्तबा नजर आए। वे पहले ऐसे आलोचक हैं जो रीतिवाद का विरोध करते हैं, रहस्यवाद को साहित्य के लिए अनावश्यक मानते हैं, अमूर्तन से असहमत होते हैं तथा साहित्य को जीवन जगत से प्रत्यक्ष जुड़ाव का साधन मानते हैं। शुक्ल जी के लिए साहित्य का केंद्र सामान्य मनुष्य है, और सामान्य मनुष्य कैसा? जैसा कि मलयज ने लिखा है, उसकी धरती का संस्कार उसे जड़, अतीतोन्मुख, गतिहीन नहीं बनाता, बल्कि भाव क्षेत्र में चीजों को मजबूती से पकड़ने और उन्हें सही नामों से पुकारने की ऊर्जा देता है। धरती के संदर्भ में जो कुछ ज्ञानातीत और अलौकिक है, उसे वह शक की निगाह से देखता है। प्रत्यक्ष यथार्थ से अलग अध्यात्म उसके लिए एक फरेब है, जैसे दूर कहीं धरती और आकाश का मिलन, जो जब नजर आता है तब धुंधलके में ही। यह धुंधलका ही छायावाद, रहस्यवाद है, जिसके खिलाफ शुक्ल जी ने अपनी लड़ाई लड़ी। मलयज ने यह बात अपनी किताब आचार्य रामचंद्र शुक्ल में लिखी है। अपने समय की सीमा शुक्ल जी की आलोचना में भी दिख जाती है, लेकिन समय का अतिक्रमण ही उनकी समीक्षा दृष्टि का मूल स्वभाव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के ऐसे पहले आलोचक हैं जिन्होंने साहित्यिक परंपरा के निर्जीव विकास के स्थान पर साहित्यिक विकास को जनता की चित्तवृत्तियों के साथ जोड़ा और उसे एक जीवंत परंपरा के रूप में साहित्य संसार के समक्ष रखा। स्वयं उन्हीं के शब्दों में, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अपनी मशहूर किताब हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने जब यह बात घोषित की, तब जैसे इसी कथन पर इतिहास की आने वाली राह का विस्तार होता गया। असल में वे साहित्य के इतिहास के नाम पर कविवृत्त संग्रह नहीं करना चाहते थे या आंख मूंदकर साहित्य के सिलसिले का वर्णन नहीं करना चाहते थे। प्रचलित परंपरा से अलग पहली बार वे हिंदी आलोचना को एक ऐसी जमीन प्रदान करते हैं जहां कवियों की विशेषताओं और अंतः प्रवृत्ति की छानबीन हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना शैली में बहुत जागरूकता पूर्वक संबंधित रचनाकार के प्रस्थान बिंदुओं का चयन किया जाता है। फिर अन्वेषक दृष्टि कवि के रचना संसार की सूक्ष्म से सूक्ष्म अंतर्वस्तु का उद्घाटन करती है। उदाहरण के लिए उनके यहाँ तुलसीदास की जो आलोचना है, तो तुलसीदास संबंधी आलोचना का प्रस्थान बिंदु है लोक धर्म। इस लोक धर्म से ही संबंधित दो अन्य पक्ष हैं, लोक मंगल और लोक संग्रह। तुलसी के राम गरीब निवाज हैं और लोक पीड़ा के भंजक, इसलिए वे लोक मंगल के सृष्टा भी हैं। सूरदास की आलोचना के लिए शुक्ल जी ने जीवनोत्सव प्रस्थान बिंदु स्वीकार किया। जीवनोत्सव गोपियों और कृष्ण के जीवन का राज है। जायसी की आलोचना का प्रस्थान बिंदु है प्रेम की वेदना। इस वर्णन में हिंदूपन और मुसलमानपन से ऊपर मनुष्य प्रेम पर बल दिया गया है। आचार्य शुक्ल पहले ऐसे आलोचक हैं जो ह्रासोन्मुख रीति काव्य की भर्त्सना करते हैं।
साहित्य से आम आदमी की उपेक्षा के दुष्परिणामों को उनकी सजग आंखें देखती हैं। एक जगह रीतिकालीन जीवन जगत से दूर एकांतिक राग विलास पर वे असहमति प्रकट करते हुए कहते हैं, एक प्रकार के कविराज तो रईसों के मुंह में मकरध्वज झोंकते थे, दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकरध्वज की पिचकारी देते थे। रस मीमांसा नाम की किताब में जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह घोषणा की, तब रीतिकाल की सामंती चेतना साफ सुथरे शब्दों में इस तरह प्रकट हुई कि हम रीतिकाल की ह्रासोन्मुख चेतना से रूबरू हो पाए। सहज प्रेम और विलास की पृथकता वे खूब समझते थे। उनकी नज़र में दरबारी कवियों के प्रेम वर्णन और सूफी संतों के प्रेम वर्णन में बुनियादी फर्क है। जैसे पर लिखते हुए वे कहते हैं, ऐसा प्रेम प्रिय को छोड़ किसी अन्य वस्तु पर आश्रित नहीं होता। न उसे सुराही चाहिए, न प्याला, न गुलगुली, न गलीचा। वे स्त्री को सिर्फ विलास की सामग्री समझने और उसके उपभोगवादी नजरिए से देखने का तिरस्कार करते हैं। आधुनिक भावबोध उनके विचारों को मत रहा था। वे पुरुषों के एकाधिपत्य पर तल्ख प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। उन्होंने जायसी ग्रंथावली की भूमिका में लिखा, नवोढ़ा का भय और कष्ट भी नायिका भेद के रसिकों के आनंद का प्रसंग है। इसी परिपाटी के अनुसार स्त्रियों की प्रेम संबंधी ईर्ष्या का भी श्रृंगार रस में एक विशेष स्थान है। यदि स्त्रियों के बारे में यह बात दर्ज की जाए कि यदि स्त्रियां भी इसी प्रकार पुरुषों की प्रेम संबंधी ईर्ष्या को अपने खिलवाड़ की चीज बनावें तो कैसा। जाहिर सी बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस तरह के मानकों के प्रति अपनी असहमति व्यक्त की, जिसमें पुरुष के लिए अलग मानक होते हैं और स्त्रियों के लिए अलग। रीति कविता के उस सीमित दायरे से शुक्ल जी की असहमति है जो सामंती प्रस्थान बिंदुओं से संचालित होता है। यह सही है कि वे रीतिवाद का विरोध करते हैं, लेकिन उन्होंने रीति कवियों की आलोचना करते समय जिस विवेक और समझदारी का परिचय दिया, वह हिंदी आलोचना के लिए एक जीवंत अध्याय है। असल में वे रीतिकालीन कविता के लोक विरोधी तत्व के प्रति असहमत हैं। यह अकारण नहीं है कि मशहूर आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा, रीति काव्य प्रति उन्हें वैसी नफरत न थी जैसा कुछ लोग समझते हैं। वे उन्हें भावुक, सहृदय और निपुण कवि कहते थे। निपुण शब्द का अर्थ उन्हीं के शब्दों में रचना की बारीकी, काव्यांगों का सूक्ष्म विन्यास और हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे हैं। इस कारीगरी के बावजूद वे बिहारी को परम उत्कृष्ट, देव को प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न, पद्माकर को मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा कहते हैं। वे मतिराम की सरसता और भावों की अकृत्रिमता की सराहना करते हैं। घनानंद को वे साक्षात रसमूर्ति और जबादानी का दावा रखने वाला अन्यतम कवि कहते हैं, पर रीतिकालीन कवियों की दरबारी संस्कृति और काव्यगत रूढ़ियों का वे प्रबल विरोध भी करते हैं। साहित्य में कलावाद शुक्ल जी को अप्रिय है। कलावाद का मुख्य खतरा यह है कि वह जनसंघर्ष की उपेक्षा में ही अपना विकास ढूंढता है। शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि कलावाद का खंडन करती है। साहित्य का व्यापक परिदृश्य उनकी आंखों के सामने था। उनके सामने यूरोप का साहित्य भी था और भारतीय साहित्य की लंबी विरासत तथा वर्तमान भी मौजूद था। रीतिवादी कविता की भर्त्सना और छायावादी कविता के रहस्यवादी पक्ष की आलोचना, जिसे वे भारतीय कविता का स्वाभाविक विकास न मानकर पश्चिम की कविता का प्रभाव मानते थे, के मूल में भी कलावाद के प्रति उनकी व्यापक असहमति है। अपने समय की प्रतिबद्धता एक ऐसी सांस्कृतिक दृष्टि देती है जहां शोषण और पीड़ा के मूल कारणों की गहरी छानबीन तो होती ही है,
साथ ही उसके विकल्प की बेचैन तलाश भी। शुक्ल जी भी कलावाद के खतरे को अनुभव करते हुए विकल्प के रूप में लोक मंगल की साधनावस्था का सिद्धांत लेकर हमारे सामने आते हैं। साधनावस्था को वे कर्म भूमि स्वीकार करते हैं एवं सिद्धावस्था को योग भूमि, और इस कर्म भूमि में होती है एक उदग्र बेचैनी, एक कशमकश, स्थिर लयात्मक नहीं, कुछ पाने की व्यग्रता, पा लेने के बाद अपने आप में डूब जाने की तंद्रा नहीं। वे कलावाद की आलोचना इसी कारण करते हैं। आचार्य शुक्ल की आलोचना दृष्टि पर बात करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने भक्ति आंदोलन के कारणों का जिक्र करते हुए जब अपनी बात कही थी कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रहा। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक एक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह सही है कि शुक्ल जी भक्ति आंदोलन के आंतरिक कारणों पर उचित ढंग से प्रकाश नहीं डाल पाए। जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की अवधारणा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर प्रकट हुई वह दक्षिण में। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में जब पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह दर्ज किया तब एक बात ध्यान रखना चाहिए कि शुक्ल जी इतना ही नहीं कहते, यानी मुसलमानों के प्रभाव में भक्तिकालीन साहित्य के पैदा होने की बात नहीं कहते। वे यह उल्लेख करना भी अनिवार्य समझते हैं कि किस तरह बहुत दिनों तक साथ रहने वाले हिंदू मुसलमान एक सामान्य भक्ति मार्ग की तलाश करने लगे थे। जैसा कि रामविलास शर्मा ने लिखा है अपनी किताब लोक जागरण हिंदी साहित्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल किताब में, शुक्ल जी के लिए मुसलमानों का राज्य कायम होने के बाद जनता में निराशा फैल गई, लेकिन भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों के लिए सामान्य भक्ति मार्ग का विकास किया। भक्ति आंदोलन का कारण तत्कालीन व्यवस्था का अपना अंतर्विरोध था, जिसकी शुक्ल जी ने अनदेखी की, लेकिन उन्होंने यह ध्यान रखा कि भक्ति आंदोलन में जो और महत्वपूर्ण बातें हैं उसे सामने रखने में अपनी विश्लेषण शैली का बेहतरीन उपयोग कर पाएं। सामंत बदल जाने से जनता की पीड़ा में कहाँ अंतर होने वाला था। प्रजा तो शोषण मुक्त व्यवस्था में सदैव कष्ट के लिए विषप्त रहती है। को नृप होई हमही कहानी, चेरी छार की न होई ब्रानी, की पीड़ा बहुसंख्यक की पीड़ा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा शुक्ल जी के इस अंतर्विरोध को अच्छी तरह समझते हैं। वास्तविकता यह है कि हिंदू और मुसलमान जनसाधारण सामंती व्यवस्था से पीड़ित थे। जो लोग इस्लाम और हिंदू धर्म के टक्कर में मध्यकालीन समाज की आशा निराशा का स्रोत ढूंढते हैं, वे उस समय के साहित्यिक आलोचना के सामाजिक आधार का सही पता नहीं लगा सके। भक्ति आंदोलन नीची जाति का अभिजात सामंती वर्ग के प्रति विद्रोह था और इसमें दैवी ऊंची जाति के लोग शामिल हुए तो अपनी सुविधा और दृष्टि को त्याग कर ही। भारतीय चिंतन परंपरा में के दामोदर ने लिखा है, भक्ति आंदोलन का नेतृत्व कहीं भी ब्राह्मण पुरोहितों अथवा उच्च वर्ग वाले अभिजात वर्गीय लोगों ने नहीं किया। शुक्ल जी जिस तरह भक्ति आंदोलन के कारणों की सही छानबीन कर रहे थे, उसी तरह छायावाद को भी उन्होंने अभारतीय करार दिया था। यानी भक्ति आंदोलन के कारणों की छानबीन करते समय और छायावाद को अभारतीय करार देने के पीछे आचार्य शुक्ल की अपनी एक अलग तरह की दृष्टि थी, लेकिन अपनी सीमाओं के बावजूद वे हिंदी के सबसे बड़े आलोचक हैं। उनकी बुनियादी चिंता आधुनिक विवेक संपन्न दृष्टि से जुड़ती है। हालांकि वैचारिक अंतर्विरोध उनकी आलोचना में भी उपस्थित है, जिसके कुछ प्रसंगों की चर्चा की गई, लेकिन हर जड़ता और सीमाओं के प्रतिरोध में उठी उनकी दृष्टि हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। उनके अंतर्विरोध हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम उनसे सीख लेकर विवेकवान बने। प्रिय शिक्षार्थियों, आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि के अनेक पक्षों को इस व्याख्यान के जरिए समझने का प्रयास किया। हमें विश्वास है कि आलोचना दृष्टि के इस पक्ष से आपकी समझ साफ हुई होगी। धन्यवाद।